अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन से लाखों की आय कमा रहे एक किसान की सफलता की कहानी। प्याज में बोल्टिंग की समस्या और उसका प्रबंधन। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम के अंश में हमने आपकी मुलाकात रांची जिले के सफल मौन पालक राधाकांत गिरी से करवाई थी, जो कि 400 मधु बॉक्सों से सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर हर साल मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन वो किस तरीके से करते हैं। आइए इसके लिए मिलते हैं उनसे। किसान भाइयों, जिला रांची के युवा किसान राधाकांत गिरी ने मधुमक्खी पालन के माध्यम से कई परिवारों के जीवन में खुशियों की मिठास घोली है। वहीं राज्य को मधु उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में भी इनका अहम योगदान है। किसान भाइयों, राधाकांत गिरी ने 1997 में रांची के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया और महज 2 मधु बॉक्सों से मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत की थी। मेरे पास अभी लगभग 400 मधुपेटी हैं और ये मुख्य रूप से मेरा ये रोजगार का एक जरिया है और हम इसी काम में लगे हुए हैं। और आगे बात है कि हमारे जो मधुमक्खी है उसका रख रखाव के बारे में, ये इसमें मधुमक्खी हमारे मौसम के हिसाब से रख रखाव किया जाता है। 5-6 फसल से हम मधु प्राप्त करते हैं। उसमें निम्नलिखित हैं कि पहला हमारा अक्टूबर से ये शुरुआत होता है और अक्टूबर से नवंबर लास्ट तक हमारा सरगुजा का सीजन चलता है, उससे हम मधु उत्पादन लेते हैं। दिसंबर जनवरी हमारा सरसों और इकोलिप्टस से प्राप्त होता है और फरवरी लास्ट से लेके मार्च तक हम लीची का मधु लेते हैं और उसके बाद लीची समाप्त होने के बाद हम अप्रैल में करंज का मधु लेते हैं। तो इस तरह से, और सबसे ज़्यादा जो गुणवत्ता युक्त मधु है वो करंज का है, जो हमारे पूरे भारत में झारखंड के ही कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये बहुत ही मेडिसिन प्लांट है और इसका जो शहद है सो बहुत गुणकारी भरा हुआ है। ठंडा में हम मधुमक्खी बक्सा को धूप के जगह में रखते हैं, जहाँ पर कि सुबह से शाम तक पर्याप्त मात्रा में धूप हो, और ज़्यादा अगर ठंडी पड़े तो हम जूट का जो बोरा होता है उसको उसके ऊपर ढक देते हैं, जैसा कि हम यहाँ किए हुए हैं। और ठंडा के मौसम में शीतलहरी जब चलती है तो हमें विशेष ये ठंडा से बचाने के लिए
पुआल का भी प्रयोग करते हैं। जो बक्से के अंदर खाली जगह रहते हैं उसमें हम पुआल भी भर देते हैं, ताकि हमारे मधुमक्खी जो बक्से के अंदर का तापमान 35 डिग्री के आसपास रहता है वो बना रहे और हमें मधुमक्खी का विकास हो, साथ में हमारा उत्पादन भी अधिक से अधिक हो। तो ये हमारा ठंडा का मौसम हुआ। और ठंडे के मौसम में जब काफ़ी शीतलहरी चलती है और भोजन का कमी हो जाता है, तो हम उसको जिंदा रखने के लिए, अपने जो मधुमक्खी वंश है उसको बचाए रखने के लिए कृत्रिम भोजन भी ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। आगे हम ठंडा के बाद गर्मी के मौसम में आते हैं। गर्मी का मौसम में मधुमक्खी पेटी को हम छायादार पेड़ के नीचे रखने का प्रयास करते हैं, ताकि सुबह से शाम तक छाया पड़े और हमारे मधुमक्खी अधिक से अधिक फूलों पर जाएं और अपना जो ये मधु का कलेक्शन करना हो, इकट्ठा करना हो, अधिक से अधिक हो और हमें उत्पादन ज़्यादा मिले। तो गर्मी के दिन में हमें पानी का भी व्यवस्था करना पड़ता है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये किसान बरसात के मौसम में इसका प्रबंधन कैसे करते हैं, साथ ही शत्रु कीटों की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाते हैं, आइए जानते हैं। बरसात ऋतु में मधुमक्खी के लिए एक अकाल का मौसम होता है। इस समय मधुमक्खी पालन के लिए खास करके बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें बरसात में हमें कोई फूल नहीं मिल पाती है और हमें मधुमक्खी वंश को जिंदा बचाए रखने के लिए कृत्रिम भोजन का बहुत महत्वपूर्ण सहारा लेना पड़ता है। खास करके हमारे झारखंड प्रदेश में मधुमक्खी को आगे बढ़ाने के लिए, उनका वंश वृद्धि के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें हम चीनी का ये 50% और 50% पानी का मात्रा ये को गर्म करके खौला के, और जब ठंडा हो जाता है तो शाम के समय हम बक्सा में देते हैं। प्रत्येक बक्सा में एक फीडर आता है, डेबी फीडर बोलते हैं, उसके माध्यम से हम भोजन देते हैं। और दूसरी बात है कि बरसात के मौसम में हमें ये भोजन के साथ साथ जो इसके दुश्मन हैं, मधुमक्खी का जो शत्रु है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, उससे भी हमें बचाने की ज़रूरत होती है। साथ में हम बीमारी मुक्त अगर ये बक्सा रखेंगे तो हमारा जो मधुमक्खी परिवार है वो काफ़ी ये शक्तिशाली रहेगा। और उस शक्तिशाली जब हमारा मधुमक्खी परिवार रहेगा तो खुद आप समझ सकते हैं कि उसमें उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, इन्होंने इस व्यवसाय से गांव के अन्य किसानों को जोड़कर एक किसान समिति बनाई है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की सहायता से मधु प्रसंस्करण यूनिट भी लग गई है, जिससे ये स्वयं ही झारखंड मधु के नाम अपने शहद को बेचते हैं। साथ ही इस यूनिट से आसपास के मौन पालक किसानों के मधु का प्रसंस्करण कर उनकी सहायता भी करते हैं। साथ में हम अपने जो उत्पादन करते हैं वो आप देख रहे हैं कि हम जार में निकाल के, सुरक्षित जो जार है उसमें रखते हैं और एयर टाइट रहता है, और प्रसंस्करण करने के बाद बोतल में उसको रख के हम मार्केटिंग करते हैं। तो दूसरे के अपेक्षा हम ये कहेंगे कि इसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है और गुणवत्ता जो होना चाहिए वो पूरा इसमें पाया जाता है। किसान भाइयों, आप भी राधाकांत गिरी की तरह मधुमक्खी पालन की शुरुआत छोटे स्तर पर कर धीरे धीरे कामयाबी के नए आयामों को हासिल कर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर। प्याज की खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई बड़े पैमाने पर करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन ये लाभ कभी कभी कुछ कारणों की वजह से कम हो जाता है, जिसमें से एक प्रमुख कारण है प्याज की फसल में मोल्टिंग की समस्या। इस समस्या के चलते फसल में समय से पहले फूल निकल आते हैं और इसकी वजह से प्याज के बल्ब छोटे रह जाते हैं और अंत में उपज बहुत ही कम मिलती है। तो किसान भाई, समय रहते इस समस्या का समाधान आप किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद है विषय विशेषज्ञ बीडी सिंह।
आज हम बात करते हैं किसान भाइयों बोल्टिंग, जिसको नरडा रोग कहा जाता है। ये किसान भाई इसके बारे में कुछ सोचते हैं कि ये रोग है या कीट है, लेकिन किसान भाइयों मैं बताता हूँ ये न तो कीट है और न कोई रोग है। प्याज की फसल में बोल्टिंग की एक गंभीर समस्या है और किसानों को इस समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और अंततः किसानों को प्याज का बहुत कम ही उत्पादन मिल पाता है तथा प्याज की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रहती, जिससे किसानों को उचित बाजार भाव भी नहीं मिल पाता और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये एक दैहिक विकार है जो कि किसी पोषक तत्व की कमी से होता है। जो अपन बात करते हैं पोटास, जो कि टाइम पे दिया जाता है बुआई से पहले और बुआई के बाद भी आजकल दिया जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास। तो इस पोटास की कमी के कारण एक तो ये रोग होता है। इस विकार का मुख्य कारण है वो है लो टेम्परेचर, कम तापमान पर सबसे ज़्यादा होता है, और एक है समय से पहले बुआई करना और समय से बाद में बुआई करना। तो इसके कारण ये विकार उत्पन्न होता है। किसान ये सोचते हैं कि यह हो क्या रहा है, प्याज की कंदों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। किसान भाइयों, आप प्याज की फसल में बोल्टिंग की समस्या को किस तरीके से पहचानें, चलिए इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, जैसे किसी खेत में प्याज की फसल खड़ी है तो जो तना दिखाई देता है, जो सॉफ्ट तना दिखाई देता है, वो तना ऊपर से नीचे तक सॉफ्ट दिखाई नहीं देता और बड़ा सख्त और कठोर हो जाता है। और कठोर तने के ऊपर वो जल्दी फूल आ जाते हैं। ये फूल आने की स्टेज नहीं होती इनकी, लेकिन जल्दी फूल आ जाते हैं। ये इसका मुख्य लक्षण है। और इन फूलों से अगर किसान भाई अपन सोचे कि इन फूलों से अपने को बीज प्राप्त होंगे, ये बीज प्राप्त होने वाले फूल नहीं है। इनसे अपने को इतना बीज प्राप्त नहीं होता है। ये एक दैहिक विकार है, जिससे कि क्या है, लीफ पे तो नुकसान होता ही होता है किसान भाइयों। इसके जो बल्ब की साइज है वो भी कम रहती है। जिस स्टेज में ये, जिस समय पर ये आ जाता है विकार, उस समय जो बल्ब की साइज रहती है वो ही साइज प्याज की रह जाती है। प्याज की फसल में इस भारी नुकसान को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इस समस्या का निदान कर सकें, परंतु कैसे करें इसका नियंत्रण, चलिए इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए अपने को पोटास, जो कि रिकमेंडेड किया गया है कि 100 kg पोटास प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। इससे बुआई से पहले पोटास देना उचित रहता है, जिससे कि काफ़ी संभावना कम होती है। दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी किसान भाइयों, उचित समय पे बुआई होनी चाहिए। समय से पहले भी ना करें और समय से बाद भी ना करें, क्योंकि टेम्परेचर के कारण भी ये बोल्टिंग जो विकार है, जिसको अपन नरडा कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके इन 3-4 बातों का अपन ध्यान रखेंगे तो ये होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। और किसान भाइयों, ये न कोई रोग है और न कोई कीट है, ये एक विकार है जो कि अपन इसको आसानी से निजात पा सकते हैं। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। नींबू वर्गीय बाग, जिसमें नींबू, संतरा, किन्नू आदि आते हैं। इनके बाग अपने प्रदेश में अनेक स्थानों पर आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से इन बागों में आमतौर पर कैंकर रोग की समस्या देखी जाती है, जो इस वातावरण में बहुत तेजी से फैलता है और वृक्षों की बढ़वार के साथ ही फलों की क्वालिटी को भी खराब कर देता है। इसलिए नींबू वर्गीय बागों में इस रोग की रोकथाम के लिए कौन से उपायों को अपनाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं आत्मा परियोजना जिला दुमका के निदेशक डॉक्टर दिवेश कुमार। तो इसमें जो नींबू का जो किसान हमारे खेती करते हैं, उस नींबू के पौध पर एक साइट्रस कैंकर नामक जीवाणु जनित रोग लगते हैं, जो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से साइट्री से काउज होते हैं, जेंथोमोनास साइट्री से काउज करते हैं। प्रदेश के जिन किसानों ने नींबू वर्गीय फल के बाग लगाए हैं, उनके बागों में इस समय जीवाणु जनित रोग साइट्रस कैंकर का प्रकोप कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा। तो किसान इसे कैसे पहचाने,
और क्या है इसके पहचान के लक्षण, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। जो पौध होता है नींबू का या जो नींबू का पेड़ होता है उसके सभी भागों को प्रभावित करते हैं और इसका मुख्य लक्षण है ऊपर वाले किसी भी जैसे पत्ती पर यदि सर्कुलर धब्बे बने या गोल नुमा धब्बा बना तो वो पत्ती मोटा हो जाता है और उसमें एक कॉर्क टाइप का उसमें एक उभरा उभरा लक्षण दिखाई देता है। यदि नींबू के फल पर लगा तो नींबू के छिलके पर भी घुमावदार वो क्रैकिंग या वाटर सॉक्लीजन आपको लगेगा और बाजार में लोग वैसे धब्बेदार या धब्बा नुमा फल को कोई खरीदना नहीं चाहता है और उसमें आपका जब यह रोग से प्रभावित पौधा होगा तो पत्तियां झड़ने लगते हैं, फूल कम आएंगे और उसका पेटियोल जो होता है वो छोटा हो जाता है। उसका जो तने में यदि आएंगे तो वहाँ पर सूख जाता है, सूखने लगता है। आक्रांत अवस्था में तो पूरा पेड़ ही सूखने लगता है या फल फूल नहीं लगते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू के बाग में साइट्रस कैंकर रोग के पहचान के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं कि किसान अपने स्तर पर इस रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवा लें और कितनी मात्रा में घोलकर छिड़काव करें। इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले जो भी भाग प्रभावित होता है, यदि कोई एक शाखाएं का एक भाग या पत्ती या फिर फल या कहीं पर साइट्रस कैंकर का लक्षण किसान भाई आपको दिखाई दे, वैसे भाग को काट कर बगीचे से हटा दें, उसको जला दें अथवा मिट्टी में 1-1.5 फीट गड्ढा करके वहाँ गाड़ दें पौध का। उसको काट के हटाने के बाद आप स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एक बैक्टीसाइड आता है, इसका आप 500 ppm कहने का मतलब 500 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका स्प्रे करें। दोबारा 12 दिन से 15 दिन के अंतराल पर फिर आप इसका स्प्रे करें तो यह रोग फैलने से बचता है। उसके पहले बोर्डियोक्स मिक्सर आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप निरंतर अंतराल में आप करते रहें तो आपका जो ये पौध है प्रभावित होने से बचेगा। इस ये होना चाहिए कि दवा देने से पूर्व हम जो इंटीग्रेटेड मेथड हैं, जो हमारे दवाओं से पहले जो भी सस्कन जैसे बगीचे की सफाई रखना, नीम केक देना या जो नीम से उत्पादित है उसका इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो इससे हम अपने फसल को प्रभावित होने से बचा पाते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है शंभुगंज जिला बांका से टीकाराम पटेल ने। यह बकरियों में होने वाले थनैला रोग के कारण एवं इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो टीकाराम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो है बकरियों में होने वाला थनैला रोग, जो कि एक संक्रामक बीमारी है। थन में होने वाला संक्रमण के द्वारा ये बीमारी होती है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। यह बीमारी एक तरह के जीवाणु द्वारा होती है, जीवाणु जनित रोग है और इसके साथ अन्य सूक्ष्म जीव भी शामिल हो जाते हैं। इस रोग के होने का मुख्य कारण जो दूध दूहने वाले का गंदा हाथ एक मुख्य कारण है और कई बार गलत तरीके से भी दूध दूहने से बीमारी होती है। उसमें जो है दूध फटा आता है और इसके अलावा दूध में कभी कभी रक्त और मवाद भी निकलता है
और साथ ही साथ दूध का खारापन भी बढ़ जाता है। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि दूध दूहने के बाद कभी भी बकरियों को तुरंत बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध दुहाने के बाद थोड़ी देर तक उनके टीट जो है खुले होते हैं, जिससे कि दूध टपकता रहता है। और ऐसे में अगर बकरी जमीन पर बैठती है तो संक्रमण जो है उसके टीट के माध्यम से उसके थन में जा सकता है और थनैला रोग पैदा कर सकता है। ऐसे में पशु चिकित्सक की सलाह से तुरंत इलाज शुरू करा देना चाहिए। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाएं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है और ये हमेशा आपको एक पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करानी होगी। तो अच्छा है कि हम अगर अपने पशुओं को जो है ये थनैला रोग न होने दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार के लिए फसलों को कैसे बचाएं पाले के हानिकारक प्रभाव से। दुधारू पशुओं में अंतः परजीवियों की समस्या और उसका निदान। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामूजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।